बीकॉम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स का स्वागत है मनी एंड बैंकिंग के पेपर में। पिछले 2 लेक्चर में हमने ट्रेड साइकिल के बारे में पढ़ा था। पहले में ट्रेड साइकिल क्या होती है, उसकी डेफिनेशन, परिभाषा, बेसिक कॉन्सेप्ट। दूसरे लेक्चर में हमने पढ़ा है कि ट्रेड साइकिल की जो अलग अलग अवस्थाएं हैं उनके बारे में पढ़ा था। अब हम तीसरे में पढ़े हैं मेजर्स टू कंट्रोल ऑन ट्रेड साइकिल। तो ट्रेड साइकिल को नियंत्रित करने वाले कौन कौन से उपाय हो सकते हैं उसके बारे में। तो 2 प्रकार के उपाय किए जा सकते हैं। पहला तो प्रतिबंधात्मक यानी प्रिवेंटिव मेजर्स। प्रिवेंटिव मेजर्स मतलब जो रिसेशन और डिप्रेशन की स्थिति पैदा ही ना हो, इस तरह के उपाय। और जो दूसरे तरह के उपाय हैं वो कहलाते हैं करेक्टिव मेजर्स यानी निवारणात्मक उपाय, यानी पहले से कुछ सुधार कर दिए जाएं जिससे आगे की स्थिति सुधरे। तो हम यहाँ पढ़ेंगे, पहला है प्रिवेंटिव यानी प्रतिबंधात्मक उपाय। इसमें अभी अपन ने जो पिछली स्टेज पर थी उसमें एक चीज़ समझ में आई कि सारा कुछ मांग और पूर्ति पर निर्भर करता है। अगर मांग बनी रहेगी तो उत्पादन होगा, उत्पादन होगा तो रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो आय बढ़ेगी, और आय बढ़ेगी तो निवेश बढ़ेगा, और निवेश बढ़ेगा तो फिर उत्पादन बढ़ेगा। यानी ये साइकिल किस पर चल रहा है? मांग पर। तो मांग और पूर्ति का संतुलन बनाए रखना, ये पहला मेजर्स है। दूसरा, मौद्रिक व राजकोषीय नीतियों में समन्वय, ये बहुत जरूरी मेजर्स है। मौद्रिक नीति का मतलब होता है कि मुद्रा की पूर्ति अर्थव्यवस्था में किस तरीके से रहेगी, मुद्रा कब कम या ज़्यादा करनी है, यदि निर्धारित किया जाता है। और राजकोषीय नीति होती है सरकार के आय और व्यय की नीतियाँ। अगर मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति में समन्वय रहेगा तो रिसेशन और डिप्रेशन जैसी स्थिति को नियंत्रित किया जा सकता है। तीसरा है आधारभूत उद्योगों का राष्ट्रीयकरण। जो आधारभूत उद्योग हैं जैसे हैवी इंडस्ट्रीज़ है, सीमेंट है, फार्मास्यूटिकल है, कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ है, हैवी इलेक्ट्रिकल कंपनीज़ है, इस तरह के जो आधारभूत, सड़क निर्माण वगैरह है, रेलवे है, ये जो आधारभूत उद्योग हैं इनका राष्ट्रीयकरण किया जाए, ताकि राष्ट्रीयकरण का मतलब सरकार उनको राष्ट्र और अर्थव्यवस्था के हित में उनका उपयोग कर सके। अगला जो प्रिवेंटिव मेजर्स है वो है प्रकृति पर निर्भरता में कमी। अपनी अर्थव्यवस्था जो है वो ज़्यादातर प्रकृति पर निर्भर होती है। तो प्रकृति पर निर्भर होने से उनमें उच्चावचन यानी फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर खर्च किया जाए, विकास किया जाए, ताकि प्रकृति पर निर्भरता हमारी कम हो सके। और आखिरी जो प्रिवेंटिव मेजर है वो है सट्टेबाजी पर रोक, यानी स्पेक्यूलेशन पर नियंत्रण किया जाए, जो कि गैर जरूरी रूप से मांग व पूर्ति को प्रभावित करता है, क्योंकि सट्टेबाज ही गैर जरूरी मांग क्रिएट कर देते हैं या गैर जरूरी पूर्ति कम कर देते हैं। फिर अगले मेजर्स हैं करेक्टिव मेजर्स यानी निवारणात्मक उपाय। निवारण, अब क्या किया जाए, उसमें सबसे पहले हैं मौद्रिक नीति के गुणात्मक और मात्रात्मक उपाय। मौद्रिक नीति को हम आगे की यूनिट में डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। फिलहाल हम मौद्रिक नीति के उपाय को थोड़ा शॉर्ट में समझते हैं। बैंक दर। मौद्रिक नीति में उपाय ये किया जाता है कि बैंक दर, रेपो रेट, CRR, SLR, ये सीधी कार्रवाई, साख राशनिंग, नैतिक दबाव, ये सभी RBI द्वारा मौद्रिक नीति के माध्यम से अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को प्रभावित करने वाले टूल्स हैं। यानी अर्थव्यवस्था में अगर हम मुद्रा की पूर्ति को कम या ज़्यादा करें, यानी निवेश और उत्पादन की स्थिति को देखते हुए, तो वो हमारे रिसेशन या डिप्रेशन की स्थिति में हेल्प कर सकते हैं। सपोज उदाहरण के तौर पर अगर डिप्रेशन की स्थिति चल रही है, मंदी की स्थिति चल रही है, यानी उत्पादन नहीं हो रहा, इसका मतलब रोजगार नहीं मिल रहा, और रोजगार नहीं मिल रहा इसका मतलब आय नहीं हो रही है। तो क्या करें? तो उत्पादन बढ़ाया जाए। और उत्पादन बढ़ाने के लिए कौन जिम्मेदार है? उत्पादन बढ़ाने के लिए उद्यमी जिम्मेदार है, यानी उत्पादन भी बढ़े और मांग भी बढ़े। तो क्या करें? तो जो मौद्रिक नीति के उपाय होते हैं वो ये करते हैं कि सरकार और सरकारी बैंक जो हैं वो ऋण को सस्ता कर देते हैं, साख को सस्ता कर देते हैं। साख सस्ती होने से उद्यमी को पैसा बड़े कम ब्याज दर पर मिल जाता है और वो उत्पादन शुरू करता है। जब वो उत्पादन शुरू करता है तो बाजार में सभी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष वस्तुओं की मांग बढ़ती है, और मांग बढ़ने से उत्पादन बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा, तो सारी स्थिति नियंत्रण में आ जाती है। तो ये इसके मौद्रिक नीति के उपाय हैं।
फिर राजकोषीय नीति के उपाय होते हैं जब सरकार स्वयं मंदी या इस तरह की स्थिति से निकलने के लिए निवेश करती है। तो सार्वजनिक व्यय किस पर करना है, कर नीति क्या रखनी है, सार्वजनिक ऋण नीति क्या रखनी है, ये सब कुछ आर्थिक स्थिति यानी जो ट्रेड साइकिल है, ट्रेड साइकिल की स्थितियों को देखते हुए सरकार अपने आय और व्यय के निर्णय लेती है। आगे आने वाली यूनिट में आपके राजकोषीय नीति भी बड़ी डिटेल में है जो हम वहाँ पढ़ेंगे। फिलहाल तो आप ये देखिए कि जो ट्रेड साइकिल की अलग अलग स्थितियाँ हैं, उन स्थितियों को देखते हुए सरकार आय और व्यय के निर्णय बदलती रहती है। और आखिरी अन्य उपाय में भौतिक नियंत्रण है, बेरोजगारी बीमा है, सार्वजनिक क्षेत्र का विकास है। ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो आपको बिजनेस ट्रेड में जो रिसेशन, मंदी या डिप्रेशन की जो स्थिति है उससे निकलने में सहायता करती है। सरकार इन टूल को यूज करके इन ट्रेड साइकिल में आने वाली विपरीत परिस्थितियों को सही कर सकता है। तो ये हमने इसमें पढ़े कि मेजर्स क्या हैं टू कंट्रोल ट्रेड साइकिल, और इससे पहले हम ट्रेड साइकिल पर 2 लेक्चर कर चुके हैं। तो इसी के साथ में आपका ट्रेड साइकिल का ये टॉपिक पूरा हो गया है। अगले लेक्चर में हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे। तब तक आप इसको ढंग से पढ़ें, बुक में पढ़ें और घर पे रहें, स्वस्थ रहें।